subscribe to my channel and also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन, जो कि लेवल फर्स्ट में आएगा रीड के में, और लेवल 2 में भी होगा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के साथ में उसमें वॉल्यूम भी होगा। वो आगे की बात रहेगी, लेकिन जो कॉमन पार्ट है एसएससी में भी कॉमन है, और तुम्हारा रीड लेवल फर्स्ट में भी कॉमन है, रीड लेवल सेकंड में भी कॉमन है, वो वाला पार्ट हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पहले स्टार्ट करेंगे हम रीड के अकॉर्डिंग, लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो उसमें पूछा जाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रीड लेवल फर्स्ट में L1 में जो पूछा जाना है इसमें से क्षेत्रमिति में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट में जो यहाँ से पूछेंगे वो पूछा जाएगा तुम्हारा, एक तो त्रिभुज है, ठीक है, और एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में भी क्वाड्रिलेटरल में भी जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ही हैं, जैसे आयत, वर्ग, ठीक है, और फिर चतुर्भुज। लास्ट टाइम 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आया था, और एक्चुअल में वो क्वेश्चन रॉन्ग था, इस वजह से वो डिलीट हुआ था। तो चतुर्भुज में भी हमें पढ़ना पड़ेगा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और कुछ क्वेश्चन बेसिकली चतुर्भुज के ऊपर डिपेंड होंगे, तो उनको बेसिक क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये लेवल फर्स्ट का है केवल, ठीक है, जो कि लेवल 2 में भी आना ही है और एसएससी वगैरह में भी आना है। तो जो पार्ट तीनों में कॉमन है वो वाला पार्ट मैं पहले लेके चल रहा हूँ, उसके बाद में आगे के लिए एसएससी और L2 वालों की पॉइंट टॉपिक्स जो आगे करेंगे वो रह जाएंगे रिमेनिंग। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रमिति में हमें केवल दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप, क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ परिमाप की, तो परिमाप बोला जाता है परिमिति, परिधि, और ओवरऑल कह सकता हूं मैं, एक ही वर्ड ले लो इनकी जगह, बाउंड्री। क्या ले लें? बाउंड्री। ध्यान रखना, परिमाप, परिमिति, परिधि और बाउंड्री एक ही है, मतलब कोई भी तुम्हें आकृति दी हुई है, द्विविमीय आकृति। मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं 2D वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? 2D। द्विविमीय आकृति मतलब जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष होंगे केवल, ठीक है, जिसको केवल हम पेपर पर बना सकते हैं, जिसको केवल हम छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम हाथ में नहीं ले सकते। जब हाथ में ले लिया जाएगा तो उसका आयतन और निकल आता है, वो पढ़ेंगे हम 3D में। तो यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं हम। क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ेंगे, तो परिमाप का जो परिचय है, परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप कहा जाता है परिमिति को। ये वर्ड चेंज होके आते रहते हैं। परिमाप बोला जाता है परिमिति को, परिधि को, ओवरऑल कह सकता हूँ मैं बाउंड्री को। जहाँ भी किसी भी आकृति की परिमाप, परिमिति या परिधि हम स्पेशली यूज करते हैं सर्कल के लिए, वृत्त के लिए, ठीक है। जहाँ भी किसी भी आकृति की परिधि की बात करेगा, वो परिमाप की बात करेगा, परिमिति की बात करेगा, तो हम केवल एक ही सेंस निकालेंगे, बाउंड्री। ठीक है, जैसे वर्ग की मैं बात करूं तो भैया डेफिनेशन जिनको आती है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आती है बहुत और भी अच्छी बात है। तो वर्ग कहा जाता है ऐसी द्विविमीय आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो और चारों भुजाएं समान हो। ऐसी द्विविमीय आकृति जो समान चार भुजाओं से घिरी हो, मतलब जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, उसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है, विकर्ण वाली बात मैं आगे बताऊंगा, पहले ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। वर्ग कहा जाता है, अगर मैं आयत की बात करता हूँ तो चार भुजाओं से ऐसी घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रतिकोण 90 डिग्री का होता है, यहाँ भी प्रतिकोण 90 डिग्री का होता है। तो लंबाई को L से रिप्रेजेंट, लेंथ और चौड़ाई को B से ब्रेथ। ठीक है,
यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई हो गई। अगर मैं समचतुर्भुज की बात करता हूँ तो समचतुर्भुज कहा जाता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे कहा जाता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं लंबाई में, लेकिन जरूरी नहीं है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा वर्ग कहलाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, समचतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, बराबर हों और कैसी हों? समांतर हों, उसको क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोला जाता है जिस चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर समांतर हो, उसको क्या बोला जाता है? समलंब चतुर्भुज। तो क्यों ना हम पहले इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि भैया चतुर्भुज में आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ये थोड़ा सा अजीब बना है, ऐसे ले लेते हैं इसको। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। इसको बोला जाता है समचतुर्भुज। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये कहलाती है तुम्हारी डेफिनेशंस थी हमारी। अब प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं एक एक को लेकर। उससे पहले हमें दो वर्ड डिस्कस करने हैं, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप की। परिमाप किसे कहा जाता है और क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? परिमाप का मैंने बताया, परिमाप कह देगा, परिमिति कह देगा, परिधि कह देगा। ओवरऑल हमें क्या? बाउंड्री लेना है। बाउंड्री का मतलब उसको चारों तरफ से हमें पैक करना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यह मैं थोड़ा सा एक वर्ड और लिख देता हूँ। परिमाप को ही पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, परिमाप की जब भी वो बात कर रहा है तुम्हें तो लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, विकर्ण, इन सभी की जो यूनिट होती है वो सिंगल यूनिट होती है। मतलब ओवरऑल ये लेंथ होती है। ठीक है, और किसी भी लंबाई को हम केवल मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मतलब सिंगल यूनिट में मापते हैं, उसको स्क्वायर में नहीं मापते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, मील में हो सकती है। सिंगल यूनिट रहेगी लंबाई वाली जो यूनिट है। बात आई समझ में? तो परिमाप, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, ये सारी की सारी क्या होती हैं? लेंथ होती है। अब विशिष्ट अपने आप में एक लंबाई होती है। परिमाप का मतलब क्या हुआ कि जैसे वर्ग है, ये वर्ग है। अब परिमाप अगर पूछ रहा है तो हमें पूरी बाउंड्री कवर करनी है उसकी। जब हम इसकी बाउंड्री को कवर करेंगे तो ये एक लेंथ, ये एक, ये एक, ये एक, ये चारों को जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाएगा तो ए और ए कितना हो गया? 4 है। तो इसका परिमाप कितना होता है? 4 गुणा में भुजा। ए का मतलब क्या है? भुजा। तो परिमाप हो गया वर्ग का 4 गुणा में भुजा। बात आई समझ में? कि कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तुमको कि 4 भुजाएं थी, चारों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दिया। जब लंबाई को लंबाई में जोड़ रहे हैं तो केवल लंबाई ही आनी है। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर नहीं आएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों भुजाओं को जोड़ा, ए और ए, कितना हो गया? 4 है। तो इसका परिमाप कितना निकल के आया? 4 गुणा में भुजा। ठीक है, ऐसी अगर आयत की बात करूं मैं तो चारों भुजाओं को जोड़ूंगा, L + B + L फिर +B, मतलब 2L + 2B बन के आया और 2 कॉमन आ गया तो L + B हो गया। देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। एक इधर लंबाई प्लस चौड़ाई, एक इधर लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना हो गया। फॉर्मूला नहीं रटना है हमें केवल समझना है कि भैया 2 लंबाई हुई और 2 चौड़ाई हुई, दोनों को जोड़ा गया, मतलब यही तो परिमाप निकल के आया। तो परिमाप क्या निकल के आया? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। बात आई समझ में? ऐसे तो मैं 3D वॉल्यूम में समझाऊंगा ईजिली। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो हमें कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं, रटते रहते लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तीसरी क्लास से रटते आ रहे हो भाई, अब रटना छोड़ो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा, आयत का परिमाप हो गया 2 × में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कोई भी आकृति दे दे वो भले ही समचतुर्भुज जो होता है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं।
ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वर्ग बन जाएगा और वर्ग भी समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ये पॉइंट बताऊंगा मैं आगे अभी। तो इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो भी कितना निकल के आएगा 4 है, क्योंकि 4 गुणा में लंब भुजा, ये भुजा, ये प्लस ये, तो चारों भुजा समान होती है, तो 4 गुणा भुजा निकल के आया। ठीक है, तो ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हुआ 4a। 4a का मतलब 4 गुणा में भुजा। बात है समझ में। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। इसका नाम दे दिया a, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, ये भी a होगी। इसका नाम दे दिया b, तो इसका नाम भी क्या होगा b। और जब इनको जोड़ूंगा तो ये चौड़ाई नहीं कह सकते, चौड़ाई जो होती है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो a b इनको जब जोड़ूंगा तो 2 इंटू में a प्लस बी निकल के आएगा। a और b भुजा क्या है, a और b दोनों समांतर जोड़ों में से एक एक भुजा की लंबाई है, तो ये परिमाप निकल के आ गया। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कोई सी भी आकृति है उसकी जितनी भी साइड्स बन के आ रही हैं उन सभी को जोड़ दीजिए, वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप अगर पूछता है तो चारों भुजाएं जोड़नी पड़ेंगी। अब डिपेंड करता है हमें चारों भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग कंडीशन भी लगती है यहाँ पे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये परिमाप से सेंस निकला। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो ए और ए, तो परिमाप क्या बनेगा, तीनों भुजाओं का टोटल कितना होगा दोस्तों 3 है। विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग होती हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, वो परिमाप कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, ये a और ये असमान भुजा कौन सी मान ली मैंने b, तो a प्लस b। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा, एक भुजा तो डेफिनेटली बड़ी होगी, ये दोनों भुजा समान भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया a b और ये c है, तो ये परिमाप क्या कहलाएगा a प्लस b प्लस c। बात है समझ में। तो मैं समझता हूँ परिमाप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। परिमाप होता क्या है, किस तरीके से हम परिमाप निकालते हैं, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपने आप तुम्हें बना दिया। क्लियर। चलिए, अब परिमाप की जो यूनिट होती है वो सिंगल यूनिट होती है, इसको विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे हम, जहाँ पे खर्च वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, चले आगे। तो ये हुआ हमारा परिमाप वाला। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, और फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं इनमें, अलग अलग आकृति को लेकर। इसी तरीके से तुम्हें ये याद करनी है भाई, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना, इजी गोइंग सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं भी। और विशेषतः कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं इसमें। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ 50-50 पोर्शन होता है, ज्योमेट्री का पोर्शन भी यहाँ यूज होता है और यहाँ क्षेत्रफल वाला पोर्शन भी ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँ सबसे पहले वर्ग का परिमाप मैंने बता दिया, वर्ग की डेफिनेशन मैंने बता दिया आप लोगों को कि वर्ग की चारों भुजा कैसी होती है भैया, समान होती है। कैसी होती हैं, समान होती हैं। टेढ़ा बना है, सीधा बनना चाहिए, मजा तो तभी है। वर्ग की चारों भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं। क्लियर। यहाँ ध्यान देना, लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हारे लिए डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स यूज करेंगे, जो क्वेश्चंस हम देखा और फोड़ा, मतलब पता भी है आपको, जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ 50% क्वेश्चन ऑप्शन से ही हटे हो जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो आगे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, कोई भी आकृति है उसका जो क्षेत्रफल होता है उसकी 2 विमा, एक तो एक्स अक्ष के अंदर, क्योंकि ये जो टॉपिक है अपना वो 2D का है, 2 विमा होंगी एक्स अक्ष के अंदर और वाई अक्ष के अंदर, दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, ऐसे कह सकता हूँ मैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, अब लंबाई इंटू चौड़ाई आज के लिए जरूर यूज होता है, लेकिन कोई भी जो आकृति होगी उसकी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, उन दोनों का गुणनफल जो होगा वो क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर वर्ग की मैं बात करता हूं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल बन के आएगा वो बन के आएगा a इंटू ए, मतलब लंबाई की जगह a है और चौड़ाई की जगह भी a है, और दोनों का गुणनफल जो होगा वो होगा इसका क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ भुजा का स्क्वायर। बात ही समझ में। परिमाप मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया इसका, कि परिमाप जो होता है वो होता है इसका 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू में भुजा।
क्लियर। तीसरी बात, इसका विकर्ण भी पूछ लिया जाता है तो ये विकर्ण जो बन के आएगा ये होगा। हमें पता है वर्ग में प्रत्येक कोण कितनी डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। ये ए है, ये ए है, तो यहाँ से मैं विकर्ण निकालूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। विकर्ण बराबर ए, हमें पता है ये कर्ण बन के आएगा। त्रिभुज के लिए कर्ण होगा और वर्ग के लिए क्या होगा, विकर्ण। ठीक है, तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर 2a², और कर्ण स्क्वायर था तो इधर जाके वर्गमूल में आ जाएगा। तो 2a² का a भार और ये √2 हो जाएगा। √2a का मतलब हो गया √2 इंटू में भुजा। जिन लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट देखा है वहाँ मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है उसको समान 2 भागों में बांट देता है। समान 2 भागों में बांटेगा तो कोण भी बराबर बराबर बटेंगे, तो ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा। ये 90 का होगा ही होगा। ठीक है, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 का होगा। और हाइट एंड डिस्टेंस में बताया था मैंने 45 सामने वाली भुजा 1, 45 सामने वाली भुजा 1, और ये कितनी होती है √2। मतलब विकर्ण जो होता है, अगर मैं इसको x मान के चल रहा हूँ, इसको x मान के चल रहा हूँ, तो ये √2x आता है। ये भुजा है, ये भी भुजा है, तो ये भी क्या होगी √2 इंटू में भुजा। मतलब विकर्ण जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, अपना √2 इंटू में भुजा। बात है समझ में। ये था हमारा वर्ग। अब इस पर स्पेशली कुछ पॉइंट्स बनेंगे। वर्ग के ऊपर बनता है, वृत्त के ऊपर बनता है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस करूंगा। या फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक वर्ग जो होता है उसकी भुजा, विकर्ण, परिमाप, ये आपस में समानुपाती होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, समानुपाती। वर्ग की भुजा, विकर्ण और परिमाप। अब मैं थोड़ा सा और डीपली लेके जाऊं तो ये सिंगल यूनिट वाली है। सिंगल यूनिट से मतलब हो गया सेंटीमीटर लंबाई है, तीनों की तीनों ये आपस में समानुपाती होती है, सिंगल यूनिट वाली। और जो क्षेत्रफल होता है वो इनके वर्गानुपाती होता है। कैसा होता है, वर्गानुपाती। और अगर मैं क्षेत्रफल से वापस जाता हूँ इसमें तो ये होती है वर्गमूलानुपाती। कैसी होती हैं, वर्गमूलानुपाती। ठीक है, क्वेश्चंस हम डायरेक्ट करेंगे। उसके लिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझो इसके है क्या एक्चुअल में। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा तो इन पे जिक्र जरूर करूंगा। वर्ग के लिए, वर्ग के लिए, वृत्त के लिए, मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब भुजा बराबर होती है उनके विकर्ण बराबर होते हैं, उनका प्रत्येक कोण बराबर होता है। जब सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उन पे ये वाली चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। वर्ग की अगर बात करूँ तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट लगता है। वृत्त की अगर मैं बात करूँ तो वृत्त में सारी त्रिज्या बराबर होती हैं, एक ही परिधि होती है, सारे व्यास बराबर होते हैं, कहीं से भी कैसे भी व्यास बना लो, तो वृत्त में भी लगता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं केवल वर्ग पे बात कर रहा था, तो मैं समझता हूँ वर्ग क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। वर्ग के बाद में अगला पॉइंट आता है आयत। परिमाप बाउंड्री होता है और किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, मतलब वृत्त का तो 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई होता है, वो निकलता भी उसी से ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई से। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोगों को बताऊँगा, सारी चीज़ें खोल के बताऊँगा। देखिए अगली बात आती है आयत की। ठीक है, इनके इंग्लिश वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं। वर्ग को स्क्वायर कहते हैं, सब लोग जानते हैं, और आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, और बाकी मैं आगे भी बताता चलूँगा तुम्हें। ठीक है, आयत किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बड़ी वाली भुजा को लंबाई मानते हैं, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई मानते हैं। ठीक है, टेढ़ा बन रहा है, भावनाओं को समझना वही है ना। आयत की शक्ल पे मत जाना, मेरी शक्ल पे आओ। तो ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो इसका परिमाप दोस्तों मैंने अभी तुम लोगों को बताया था, परिमाप होता है बाउंड्री एल बी दोनों को चारों को जोड़ूंगा तो 2l + 2b आएगा, और 2 कॉमन आ जाएगा तो l + b बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप निकल के आया, रटना नहीं है हमें। ठीक है, अब ध्यान देना, जब आयत जब हम बना रहे हैं
तो ये तो एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और मैंने अभी बताया था दो विमाओं का गुणनफल होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक लंबाई होती है, ये चौड़ाई ही होती है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल बन के आएगा दोस्तों वो बन के आएगा लंबाई इंटू में चौड़ाई। क्लियर। आयत के विकर्ण की बात करूं, आयत के विकर्ण की अगर हम बात करें, डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ सब जानते हैं। तो ये निकल के आएगा अपना क्या, कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट। ये क्या निकल के आ गया अपने पास में, विकर्ण। बात है समझ में, ठीक है। अब बात आती है कि आयत का विकर्ण बराबर होता है और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। आयत का वर्ग भी कैसा होता है, बराबर होते हैं, और विकर्ण के बराबर, विकर्ण के वर्ग सॉरी वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट निकल के आया कि जिस आकृति में चारों कोण बराबर होते हैं, जिस आकृति में चारों कोण बराबर होते हैं, ठीक है, उनके विकर्ण जो है परस्पर बराबर होते ही होते हैं। तो किस किस में होते हैं भाई, आयत में और वर्ग में। क्लियर। जिस आकृति के चारों कोण मतलब 90 डिग्री के, भाई चतुर्भुज बन रहा है तो चारों कोण बराबर कब होंगे, जब 90-90 के बनेंगे। तो डेफिनेटली जिस आकृति के चारों कोण समकोण होते हैं या चारों कोण बराबर होते हैं, उन आकृति के विकर्ण बराबर होते हैं। तो केवल और केवल चतुर्भुज में आयत और वर्ग दोनों की दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, या चारों कोण जो हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। तो आयत और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। एक पॉइंट बताया, नेक्स्ट पॉइंट और बताऊंगा अभी आने वाली पॉइंट्स में, देखिए। तो मैं समझता हूँ आयत क्लियर हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, या फिर मैं एक बात और कह देता हूँ मैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं केवल बोल रहा हूँ, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। समद्विभाजित करने से मतलब हो गया उसके जो विकर्ण होंगे आपस में समान दो भागों में बांटेंगे, ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। अब एक्चुअल में आयत में दोनों विकर्ण ही बराबर होते हैं, आयत में दोनों विकर्ण ही बराबर होते हैं, तो ये चारों भाग बराबर हो जाते हैं। अगर मैं आगे बात करूं समचतुर्भुज, यहाँ पॉइंट यूज होगा, ये यहाँ मैं तो आपको डिफरेंस करके बता दूंगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को बोला जाता है भैया रोम्बस। क्या बोला जाता है, रोम्बस, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बता दी, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये आकृति इस तरीके से बन के आती है, ये रोम्बस है। लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं है, अगर प्रत्येक कोण समकोण होता तो ये क्या बन जाता, वर्ग बन जाता, ठीक है। इसका एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। अभी इस पे भी पॉइंट बताऊंगा मैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस चतुर्भुज में चारों कोण बराबर हों उसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो चारों कोण इसके तो बराबर होते नहीं है, ठीक है। तो चारों कोण किस में बराबर होते हैं, आयत में और वर्ग में। विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, तो उसके विकर्ण जो होते हैं, जिस समद्विभाजित करते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। तो आपको पता है वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। वही कंडीशन समचतुर्भुज में, रोम्बस में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो इनके विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक तीसरा पॉइंट और रह जाता है इसमें इंपॉर्टेंट, वो समझना कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसी चतुर्भुज में ऐसी कौन कौन सी आकृतियां जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो केवल वर्ग होता है और समचतुर्भुज होता है, स्क्वायर और रोम्बस। तो इनके जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसलिए कहूँगा मैं यहाँ पे कि इसका विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर कैसे होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ये वाला भाग इसके बराबर होगा। बात समझ में आई।
ये था समचतुर्भुज। अगर इसके परिमाप की बात करें हम दोस्तों, तो परिमाप जो होता है, मैं आयत को मिटा देता हूँ, आयत क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं आपसे इसके रोमस आयत हो गया समचतुर्भुज के परिमाप की बात करता हूं, तो परिमाप मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि बाउंड्री होता है, और बाउंड्री के लिए हम चार भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। मतलब जो भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं को आपस में जोड़ना पड़ता है, उसके बाद में वो परिमाप निकल के आता है। तो ये भुजा ए, ये ए, ये ए, ये ए, कितना हो गया 4a। 4a का मतलब 4 इंटू में भुजा, ये क्या निकल के आ गया परिमाप। परिमाप में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है आप लोगों को, सीधा सा है। बाउंड्री बनानी है हमें, कोई भी आकृति हो उसकी चारों तरफ फेंसिंग करनी है, ठीक है। चलो अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बैक ले चलता हूँ। ये आयत था, ये इसका बेकर्ण था, ये इसकी लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी। मैंने अभी बताया था कि आयत का जो विकर्ण होता है उसको समान दो भागों में बांटता है। ये वाला भाग इसके समान होगा। पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब समान दो भागों में बांट दिया तो एक भाग का मतलब इस वाले त्रिभुज का या इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा। और त्रिभुज के लिए हम इस भुजा को बोल देते हैं आधार और इस भुजा को बोल देते हैं हम लंब बोलते हैं। तो यहाँ से जो समकोण त्रिभुज बन के आया, ये समकोण त्रिभुज, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर उसकी ऊंचाई हमें पता है, ज्योमेट्री में मैंने इसके बात का डिस्कशन किया है, कोई सा भी त्रिभुज हो अगर हमें उसकी ऊंचाई पता है, एल्टीट्यूड पता है, शीर्ष लंब पता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है y1/2 बेस इंटू में हाइट या आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। अगर हमें उसकी ऊंचाई पता है, ऊंचाई नहीं पता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई है। ये बात समझ में आई? मुझे केवल यहाँ से यहाँ जोड़ना था तुमको, तो मैं कह सकता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई होता है, अगर उस त्रिभुज की ऊंचाई पता है तो। और समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें लंब जो है वो खुद ही अपने आप में ऊंचाई का काम करता है, एल्टीट्यूड का काम करता है, इसलिए डायरेक्टली कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई होता है। देखिए अगर मैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ, वैसे मैं बता सकता हूँ सीधा 1/2 इंटू में d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। d1 और d2 क्या है, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकंड। लेकिन आया कैसे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। तो दोस्तों अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो देखो इसको मैंने पूरे को नाम दिया d1 पूरे को, तो ये हो जाएगा d1/2 और ये हो जाएगा d1/2 क्योंकि बराबर होते हैं ये। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा d2/2 और ये हो जाएगा d2/2। बात आई समझ में? अब हमारे पास में 4 त्रिभुज बन के आ रहे हैं। 4 त्रिभुज को छोड़ो, 2 त्रिभुज ले लें, एक तो त्रिभुज ये ऊपर वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला। मतलब एक तो त्रिभुज ये हो जाएगा और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें पता है ये जो त्रिभुज है इसकी हमें ऊंचाई पता है, ऊंचाई का मतलब एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे कितनी है, ये d1/2। इसका भी पता है कितनी है, ये d1/2। क्लियर? और हमें जब ऊंचाई पता है तो मैं कह सकता हूँ 2 त्रिभुज हैं और दोनों की दोनों कैसी हैं, समान है, ठीक है। तो 2 गुणा में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा 1/2 इंटू में ऊंचाई कितनी है d1/2 इंटू में आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो पहले आधार लिखता हूँ मैं। आधार कितना है, ये d2, पूरा कितना है d2 और ऊंचाई कितनी है d1/2। क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बन के आता है 1/2 आ जाएगा d1 इंटू d2। मतलब इसको बोल दिया जाता है 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, हाफ कर देते हैं हम किसका, विकर्णों के गुणनफल का, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा इसका क्षेत्रफल। बात है समझ में? चलिए आगे क्वेश्चंस आएंगे और भी डिस्कस करेंगे। पहले तो इनकी थीम बनेगी, ये एक्चुअल में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हमें यूज करने होते हैं। तो ये हुआ हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद में अगली बात आती है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं हम पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज।
भाई ए ई आई ओ यू का डिफरेंस हो सकता है, वो देख लेना, पैरेललोग्राम बोलते हैं, बोलने में पता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है हमें पता है आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है और बराबर होती है। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर और इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके समांतर और बराबर है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए मुझे आधार इसको मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ। जब इसको आधार मान के चल रहा हूँ तो ये वाली उसकी क्या होगी, हाइट, क्लियर। और जब इसको आधार मान के चल रहा हूँ तो ये वाली होगी हाइट। मैंने बताया था आपको जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो आधार तो कोई सा भी बन सकता है इनमें से, हमें एक क्या चाहिए, ऊंचाई। ये भी क्या होती है, आधार, एक आधार इंटू में ऊंचाई। और परिमाप की अगर बात करें तो चारों भुजाओं को हमें जोड़ना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। अगर हम विकर्ण की बात करें तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वाला भाग इसके बराबर होगा, ये वाला भाग इसके बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण केवल उन्हीं आकृतियों के बराबर होते हैं जिनमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, चतुर्भुज के लिए केवल। तो ये समांतर चतुर्भुज था, ज़्यादा डीपली नहीं था इसमें। क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, केवल इतना समझना है इसमें कि आधार इंटू ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है और किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए, तो पहले हम ये वाला पार्ट पूरा करेंगे चतुर्भुज वाला, और फिर उसके बाद में त्रिभुज वाला पार्ट पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब बात आती है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को दोस्तों बोला जाता है ट्रेपीजियम। क्या बोला जाता है, ट्रेपीजियम। ठीक है, इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। एक पर आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, समचतुर्भुज ना बोल के उसने रोम्बस बोला उसको, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। ये अंग्रेजी नहीं झाड़ रहा हूँ मैं, तुम्हारे भले के लिए बात कर रहा हूँ। तो समलंब चतुर्भुज बोला जाता है जिसकी चतुर्भुज तो 4 भुजा होंगी, जिसकी भुजाओं के जोड़े में से एक जोड़ा समांतर होता है। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, ये वाली भुजा इसके समांतर लेकिन बराबर नहीं होती हैं, बात ही समझ में। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू में समांतर भुजा। समांतर भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर। समझना कैसे, जैसे मान के चलो ट्राइपीजियम है, मैंने यहाँ से यहाँ पे इस पर लंब डाला हुआ है, ये एच है, तो यहाँ भी एच ही रहेगा क्योंकि ये दोनों भुजा कैसी होती है, समांतर, ठीक है। ये वाली भुजा मैंने ए मान ली और ये वाली पूरी भुजा मैंने बी मान ली। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो ये ए रह जाएगी। अब इन दोनों का टोटल कितना रह जाएगा, बी में से ए को घटाकर, और दोनों में जब मैं बराबर बराबर मान के चल रहा हूँ तो b माइनस a/2 और b माइनस a/2। अब अगर मुझे पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इस वाली आकृति का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो ये बनेगा, पहला वाला तो ये तो बन रहा है आयत जिसकी लंबाई a है और चौड़ाई h है, a इंटू एच प्लस। अब ये जो दो त्रिभुज रह गए हैं, दोनों त्रिभुज बराबर हैं, समरूप है, सर्वांग है, तो दोनों दो का मल्टीप्लाई बराबर माने हैं मैंने, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 2 गुणा में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन के आता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, b माइनस a अपॉन में 2, बेस इंटू में हाइट कितनी है, h, क्लियर। तो यहाँ से ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, तो ये बना ah प्लस h का मल्टीप्लाई कर दिया bh अपॉन में 2 माइनस ah अपॉन में 2, ah और ah अपॉन में 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा ah अपॉन में 2 प्लस bh अपॉन में 2, और h को कॉमन ले लूँगा या h/2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस b रह जाएगा, और इसको ले सकता हूँ मैं 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस b, मतलब ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की लंबवत दूरी। ये हुआ हमारा समलंब चतुर्भुज। अगला पॉइंट, एक चतुर्भुज के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस आते रहेंगे थ्योरी में भी, और एक पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि भाई एक कोई भी चतुर्भुज दे दिया किसी भी तरीके का, ऐसे दे दिया उसने, इसके 2 विकर्ण दिए हुए हैं, ये वाला विकर्ण है और ये वाला विकर्ण है, ठीक है, या फिर एक विकर्ण दे रखा है, 2 को छोड़ो,
एक विकर्ण दिया हुआ है तुम्हें और इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से लंब डाले गए हैं, एल्टीट्यूड डाले गए हैं। ये पॉइंट है, ये लंब डाला है, इसको दे दिया नाम P1, इससे इस पर डाला है P2। मतलब क्वेश्चन जो बन के आता है वो इस तरीके से बनता है, एक चतुर्भुज दिया होगा, उसका एक विकर्ण दिया होगा और उस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से लंब डाले गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू में, भाई एक त्रिभुज ये बन के आएगा और एक त्रिभुज ये बन के आएगा। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल, तो ये बन के आएगा 1/2 इंटू में आधार क्या है विकर्ण, इंटू में ऊंचाई क्या है P2 प्लस 1/2, इस नीचे वाले त्रिभुज का आधार क्या है विकर्ण, वही जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ऊंचाई क्या है P1। तो 1/2 विकर्ण कॉमन आ जाएगा इसमें से और अंदर रह जाएगा P1 प्लस P2। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस तरीके से होंगे, 1/2 गुणा में जो विकर्ण दिया हुआ है वह विकर्ण और उस पर डाले गए लंबों का योगफल। ये था हमारा चतुर्भुज के अंतर्गत, जो कि रीट लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग और रीट लेवल सेकंड के अकॉर्डिंग इतना पूछा जाएगा इसमें चतुर्भुज में। ठीक है, कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के ऊपर। ये त्रिभुज और चतुर्भुज रीट लेवल फर्स्ट में है, इसके बाद में जो आगे के पॉइंट्स बनेंगे, आगे अप लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो रीट लेवल सेकंड के लिए और एसएससी के लिए होंगे। पटवारी के लिए भी ये टॉपिक आना है, तो पटवारी के लिए भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें इन क्वेश्चंस को, या ये जो थ्योरीज में मैं करवा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।